नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एच.एस. राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। दोस्तों, आज हम लूसेंट जीके के जो कंप्लीट अध्ययन है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। यदि आपको कंप्लीट लूसेंट जीके पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कल हमने वेदों के बारे में कंप्लीट जानकारी ली थी। इन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आज हम इससे आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, ज्योति, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। तो दोस्तों, ये आपको 6 वेदांग याद रखने हैं। किस तरीके से याद रखोगे आप? निसी कब जायज है। किस तरीके से याद रखना है आपको? निसी कब जायज है। नी से तो निरुक्त हो जाएगा, सी से शिक्षा, ज्योति से ज्योतिष, कैसे कल्प, वैसे व्याकरण और 6 से छंद। निसी कब जायज है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जो भारत की ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका क्रमबद्ध एक क्रम के अनुसार विवरण पुराणों में मिलता है। और आपसे पूछा जाएगा पुराणों के रचयिता कौन थे, तो लोमहर्ष थे और उनके पुत्र उग्रसर्वा थे। पुराणों की संख्या की बात करते हैं तो ये 18 हैं, जिनमें केवल 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है। ये 5 पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित था। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अच्छा, वायु आपको दिखाई नहीं देती है, गुप्त रहती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु मौर्य वंश से और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। आपको आगे ये भी याद रखना होगा कि मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन पुराण भी माना जाता है और सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना होगा मत्स्य पुराण। इसके बाद हम आगे बात नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा जाए पुराण हैं जो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो संस्कृत में लिखे गए हैं। आपको ये भी जानकर एक आश्चर्य होगा कि वेदों को पढ़ने की या सुनने की स्वतंत्रता स्त्रियों और शूद्रों को नहीं थी, लेकिन पुराणों को स्त्रियां भी सुन सकती थी। स्त्रियों को और शूद्रों को भी सुनने की पूरी स्वतंत्रता थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं स्मृतियाँ। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन या प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण कौन से शासकों से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अच्छा, मनुस्मृति कौन से वंश की वंशावली के बारे में जानकारी देती है? तो शुंग वंश के बारे में जानकारी देती है। नारद स्मृति गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। अच्छा, एक वायु पुराण, पुराणों में तो गुप्त वंश के बारे में कौन जानकारी देता है? वायु पुराण। और स्मृति में नारद स्मृति। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखिए 2 कथानकों के बारे में आपको ध्यान रखना है, 2 पुस्तकों के बारे में, 2 साहित्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो जातक साहित्य हैं और एक आगम साहित्य हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 धर्मों की बात होगी, एक तो जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। अच्छा, जैन में जय आ रहा है तो जातक जैन से संबंधित नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जातक किससे संबंधित होगा? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में भी कौन से?
हीनयान से संबंधित होगा। तो आपको देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दोनों ग्रंथों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्टली। जातक बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन करता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जातक साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और आगम किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। तो हीनयानों का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये दोनों में डिफरेंट कर लेना। जातक बौद्ध से संबंधित होगा क्योंकि जय आ रहा है, और जय आ रहा है तो वो जैन से नहीं होगा। आगम किससे संबंधित होगा? जैन से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है, उससे जैन धर्मों का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के संबंध में विवरण मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र से भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास के स्रोतों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे, लेखक थे, वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। इसमें 15 क्या हैं? अधिकरण हैं और 180 अध्याय हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहते थे। तो इससे किस वंश के बारे में जानकारी मिलेगी? तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद हम अन्य ग्रंथों की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कल्लण के द्वारा रचित है राजतरंगिणी, ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। अच्छा, कल्लण किसके राज दरबार में रहा करता था? तो जैनुल आब्दीन के राज दरबार में रहा करता था। जैनुल आब्दीन है जो कश्मीर के शासक थे, जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आब्दीन को। अच्छा, अरबों की सिंध विजय के बारे में चचनामा से जानकारी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है कि अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, उसके बारे में जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो चचनामा आपको ध्यान रखना है, इसके लेखक अली अहमद थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ये प्रथम संस्कृत की व्याकरण पुस्तक है। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो क्या है? संस्कृत का प्रथम व्याकरण पुस्तक है। इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युग की राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है व्याकरण की पुस्तक है, उससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? एक तो मौर्य वंश से पहले के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, पहले के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसकी जानकारी मिलती है। आपको ध्यान रखना है, कात्यायन की गार्गी संहिता, कात्यायन ने कौन सी बुक लिखी थी? गार्गी संहिता। ये सब आपको याद रखते हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। और गार्गी संहिता किसने लिखा था? कात्यायन ने। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अच्छा, सिंध आक्रमण का उल्लेख चचनामा में मिलता है, अली अहमद उसके लेखक हैं, जबकि यवन आक्रमण के बारे में गार्गी संहिता में उल्लेख मिलता है, और गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आपसे पूछा जाए शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पतंजलि का महाभाष्य है, वहाँ से जानकारी मिलती है। इसके बाद हम विदेशी विवरण की बात करते हैं। विदेशी यात्रियों से जो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसका अध्ययन करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनानी लेखकों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है टेसियस। ये क्या ईरान का राजवेद था और इन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित बहुत आश्चर्यजनक कहानियों से संबंधित भारत के इतिहास को बताया गया है, यानी इन्होंने ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी थी। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पितामह भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। ये आपको ध्यान रखना है, ये बुक भी पूछी जाती है। हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? तो हेरोडोटस। आपको ये ध्यान रखना है इनका इतिहास भी किन पर? अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित था। इसके बाद हम विदेशियों की बात करते हैं। तो सिकंदर के साथ भी 3 लेखक आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक का नाम निरियाकस था, एक आनेसिक्रटस था और एक ऑस्ट्रोबुलस था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के नाम आपको लिखना है जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। निरियाकस, आनेसिक्रटस और ऑस्ट्रोबुलस। नेक्स्ट बात करते हैं मैगस्थनीज। मैगस्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था और इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है, आपको ध्यान रखना है। मैगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका। डायमेकस एंटियोकस जो सीरियन नरेश था, एंटियोकस उसका राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, उनके शासनकाल में आया था। एक डायोनिसियस था। डायोनिसियस है जो बिंदुसार के पुत्र अशोक के दरबार में आया था। तो आपको मैगस्थनीज का ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था और इंडिका इसकी पुस्तक थी। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो मैगस्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस से किन के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपको क्रम थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये तीनों को पूछ लेते हैं। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था, ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राज दरबारी था। डायोनिसियस टोलमी नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में रहा करता था। नेक्स्ट हम विदेशियों से जो जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। टोलमी। तो टोलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी और उसमें भारत के भूगोल से संबंधित जलप्रपात, नाले, नदी, इनसे संबंधित जानकारी मिलती है। बात करते हैं प्लिनी। ये आपको ध्यान रखते होंगे दोस्तों, वीडियो को 2 बार देखोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्लिनी की बात करते हैं। तो प्लिनी ये क्या? हर चीज़ को पेल देता था। इसका मतलब इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री, जो कुछ दिखा, नेचर दिखा, उसके बारे में लिख दिया। तो प्लिनी ने क्या लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। टोलमी ने भारत का भूगोल। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से भी एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा गया था कि जो हिंद महासागर के बारे में जानकारी कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ में मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों बात करेंगे चीनी लेखकों के बारे में। तो चीनी लेखकों में हम सबसे पहला बात करते हैं फाहियान। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, गुप्त नरेश यानी गुप्त राजवंश में आया था और इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। फाहियान किन के समय में आया था? गुप्त साम्राज्य जब चल रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था।
ये आपको ध्यान रखना है। और इसने मध्य प्रदेश की समाज संस्कृति का वर्णन अच्छे से किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुगल। ये 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्राप्तियां एकत्रित की थी। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी इनको कुछ मिला वो इन्होंने कलेक्ट किया था। आगे हम बात करते हैं वैनसांग। तो दोस्तों वैनसांग के बारे में हम बात करते हैं तो ये 629 ईस्वी में भारत आया था और 15 वर्ष तक भारत में रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में भी इन्होंने पढ़ाई की थी और 645 ईस्वी में ये चीन गया था। इनका यात्रा वृत्तांत है जो सीयू की नाम से फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 629 ईस्वी में भारत आया था। 15 वर्ष भारत में रहने के बाद 645 में चीन लौट गया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो सीयू की नाम से प्रसिद्ध है और इसमें सीयू की में 138 देशों का विवरण मिलता है। हर्षकालीन समाज के बारे में इन्होंने बताया था। इनके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इनके अनुसार जो सिंध प्रांत था वहाँ का राजा कौन था? शूद्र था, यानी शूद्र जाति का था। और वैनसांग ने ये भी बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा जाता है कि वैनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इत्सिंग के बारे में देखते हैं। 7वीं शताब्दी में भारत आया था और अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। अब हम बात करते हैं चीनी लेखकों के बारे में। हमने देख लिया फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग, इनके बारे में हमने देखा है। अब हम बात करते हैं अरबी लेखक अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये अरबी लेखक था और इनकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद था। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, ये इन्होंने लिखी थी, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अन्य लेखकों की बात करते हैं तो तारानाथ थे, तिब्बती इतिहासकार, तिब्बती लेखक थे और इनके ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर ये कई बार पूछे जाते हैं। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने की थी। मार्को पोलो ये वेनिस का था और पांड्य देश की यात्रा पर आया था। भारत में जो पांड्य देश था उस समय क्या अलग अलग जो रियासतें या साम्राज्य हुआ करते थे, तो पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इनका इतिहास इनका जो विवरण है जो पांड्य इतिहास का अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये विदेशी विवरणों से जो भारत के इतिहास के बारे में कंप्लीट जो जानकारी मिलती है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से भी जानकारी भारत के इतिहास के बारे में मिलती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1400 ईसा पूर्व क्या अभिलेख है? बोगाजकोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं। ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है बोगाजकोई अभिलेख, जिसका दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो भारत के इतिहास से संबंधित यहाँ पर भी जानकारी मिलती है बोगाजकोई में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। ध्यान रखना है, मध्य भारत में कौन सा धर्म था? भागवत धर्म था। इसके बारे में जो प्रमाण मिलता है वो होलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा अभिलेख से मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम भारतवर्ष की जानकारी यानी सर्वप्रथम भारतवर्ष कौन से अभिलेख में लिखा मिला? ये हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा मिला था।
सबसे पहले दुर्भिक्ष यानी जो अकाल के बारे में जानकारी मिलती है वो कौन से अभिलेख से मिलती है? सोहगोरा अभिलेख से। ये बात ध्यान रखना है। भागवत धर्म के बारे में जो जानकारी कि मध्य भारत में भागवत धर्म प्रचलित था, ये कहाँ से मिलती है? होलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलती है। और भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष यानी काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ? सोहगोरा अभिलेख में मिलती है। और हूण आक्रमण का सबसे पहले जो जिक्र मिलता है वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा की जो जानकारी मिलती है वो एरण अभिलेख से मिलती है। शासक कौन थे उस समय? भानुगुप्त थे। और रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। ये आपको सारे के सारे अभिलेख एक एक करके अच्छे से याद रहने चाहिए। कुछ अभिलेखों के बारे में अलग से ये पूछ लिया जाता है कि उस समय अभिलेख के समय कौन सा शासक था। ये तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसने? कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया था। तो हाथी गुम्फा में किसकी जानकारी मिलती है? भारतवर्ष लिखा हुआ मिलता है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया? रुद्रदामन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जूना का उपयोग बर्तन मांजते समय कौन करती हैं? स्त्रियां करती हैं या लड़कियां करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो बर्तन वगैरह मांजती हैं तो वो क्या? रुद्र रूप रख लेती हैं। कैसा रूप रख लेती हैं? रुद्र। क्यों रख लेती हैं? क्योंकि उनको गुस्सा आता है। गुस्से को रुद्र भी कह सकते हैं हम। तो जूनागढ़ ध्यान रखना है, रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री यानी नासिक यानी जब हमारे फेफड़े वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं तो नाक से हम क्या? बल लगाते हैं। क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो नासिक अभिलेख किससे कौन के द्वारा लिखवाया गया था? गौतमी बलश्री। बलश्री आपको ध्यान रखना है, नासिक बलश्री। रुद्रदामन ने जूनागढ़। जूना का नाम आते ही आपको ध्यान रखना है रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में आप सभी जानते हो, समुद्रगुप्त के समय का था। ये प्रयाग स्तंभ लेख है जो प्रयाग इलाहाबाद में। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। अच्छा, होल, ऐहोल का मतलब क्या होता है? होल। आपको ऐसे करके ये थोड़े याद रखने हैं, ये पूछे जाते रहेंगे आपसे। तो होल किस में होता है? पुल में। तो आपको ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय आपको ध्यान रखना है। मंदसौर, मंदसौर में दोस्तों मैं आ रहा है तो मंदसौर से मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर की बात करते हैं तो वो तो आप ध्यान रखते ही हो, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। तो ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं तो कश्मीरी नवपाषाण काली पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास। कश्मीर का स्थल है नवपाषाणिक पुरा स्थल है बुर्ज होम, वहाँ से गर्त आवास देखे गए हैं। गर्त आवास का मतलब गड्ढा घर, जो बेसमेंट में घर बनाए जाते हैं वो देखे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गर्तावास कहाँ पर देखे गए हैं, तो ये कहाँ पर देखे गए हैं? कश्मीर में देखे गए हैं, बुर्ज होम में। और उनमें जो गड्ढा गर्त है उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आद सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसापण कहा जाता है, कासारपण कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राचीनतम सिक्कों को आद सिक्के कहा जाता है और आद सिक्कों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कासारपण कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी जो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त क्या थे? संगीत प्रेमी थे। आगे हम बात करते हैं अरिकेमेडु। अच्छा, अरिकेमेडु किसे कहा जाता था प्राचीन समय में? पुदुचेरी को। वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल ऐसे समय को कहा जाता है जिस समय ना तो लिखित प्रमाण मिले हैं, यानी लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है।
आद्य ऐतिहासिक काल कौन से समय को कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिस समय लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है जब लिखित प्रमाण भी मिले और उनको पढ़ा भी जा सका। तो हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में मिलता है और जिसे पढ़ा भी गया है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तो ध्यान रखें, प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं, आदि ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित विवरण तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया हो, और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित विवरण है और उसे पढ़ा जा सका है। ज्ञानी मानव की बात करते हैं तो इसको होमो सैपियंस कहते हैं। इनका होमो सैपियंस का जो धरती पर ज्ञानी मानव का जब प्रवेश हुआ था वो आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो ये पूर्व पाषाण काल यानी जो पत्थर युग था जिसमें पाषाण यानी पत्थर के औजार वगैरह बनते थे, पत्थर से ही सारी चीज़ें बनती थी। उससे पहले का जो काल था उसे पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। उस समय मानव की जीविका का आधार केवल शिकार था। ध्यान रखना है, पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। आग का आविष्कार पहले ही हो गया था। कब हो गया था? पूर्व पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल एक ही बात है। पाषाण काल का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों? जो प्रस्तर काल था यानी पत्थर के औजार वगैरह बनते थे उसे पाषाण काल कहते थे। उससे पहले के काल को पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। और पूर्व पाषाण काल में मानव के जो जीविका का जो मुख्य साधन था वो शिकार था। शिकार करके वो अपने भोजन की पूर्ति करते थे, अपने लिए भोजन प्राप्त करते थे। आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। यानी जो नया पाषाण काल प्रारंभ हुआ था उस समय पहिए का आविष्कार हुआ था। मनुष्य ने स्थायी निवास भी नवपाषाण काल में ही बनाया था। और सबसे पहले उसने कौन से जीव को? कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया और तांबे की कुल्हाड़ी बनाई। आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया तो आपको ध्यान रखना है तांबे का उपयोग किया था। और क्या बनाई थी? कुल्हाड़ी बनाई थी। और प्राप्ति स्थल कहाँ है? अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अनुत्पादक स्थल मेहरगढ़। ध्यान रखें, प्राग ऐतिहासिक यानी जब लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं उस समय अन्न उत्पादक जो स्थल था वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, जो पश्चिम बलूचिस्तान में पड़ता है, जो आज पाकिस्तान में है। कृषि के लिए जो पहली फसल उगाई गई वो गेहूं या जौ थी। गेहूं एवं जौ। पल्लावरम नामक स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई। ध्यान रखना है, पल्लावरम नामक स्थल है वहाँ पर पूरा पाषाण काल की कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व पाषाण युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मतलब पाषाण काल से पहले का। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो था, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है तो मोहनजोदड़ो आपको ध्यान रखना है, और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे हम दोस्तों आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। वो टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के सबसे पहले कौन से स्थल की खोज हुई थी? सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, कार्बन डेटिंग जो पद्धति है C14, उसके अनुसार सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि मानी जाती है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है।
तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो समय काल था वो कौन सा माना जाता है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल था वो सुतका कैंडोर था बलूचिस्तान में, जो दास्क नदी के किनारे है। आपको ध्यान रखना है पश्चिमी स्थल की नदी पूछी जा सकती है, तो पश्चिमी स्थल सबसे जो पश्चिमी स्थल है सिंधु सभ्यता का वो कौन सा है दोस्तों, सुतका कैंडोर, जो कौन सी नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। पूर्वी स्थल कौन सा है दोस्तों, आलमगीरपुर, कहाँ पर है ये, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तरी स्थल है जो मांडा या मादा है, जो कौन सी नदी के किनारे है, यह है दोस्तों झेलम नदी के किनारे, अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिणी जो स्थल है वो दाइमाबाद है, दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। तो देखिए सबसे उत्तर में मांडा है, सिंधु सभ्यता की जो सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा, आपको ध्यान रखना है। सबसे दक्षिणी स्थल है वो दाइमाबाद या दामाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और कौन सी नदी के, गोदावरी नदी के किनारे है। पश्चिमी स्थल सुतका कैंडोर है जो बलूचिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे है। और पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है जो मेरठ यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आपको ध्यान रखना है वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता। और सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है, यानी उस समय क्या महिलाओं को अच्छी पावर थी, महिलाओं को अच्छी स्वतंत्रताएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, पुरुष सत्तात्मक थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 कोई बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। 6 कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल खोजे गए हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं। और सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल एवं सुरकोटड़ा थे। ध्यान रखना है सिंधु सभ्यता के आपसे बंदरगाह पूछे जाएं तो लोथल और सुरकोटड़ा हैं। धोलावीरा को भी बंदरगाह माना जाता है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है, कालीबंगा में हुआ है। तो आपको ये पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे कि जुते हुए खेतों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, कालीबंगा में। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किया गया था, कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो माना जाता है और सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी मोहनजोदड़ो में है, जो विशाल अन्नागार था, यानी अन्न का भंडारण किया जाता था वहाँ पर। और आपसे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछी जा सकती है। विशाल स्नानागार यानी स्नान करने का एक बड़ा स्थल था, बड़ा घर था। विशाल स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, उसके मध्य में जो स्नान कुंड है उसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और ऊंचाई 2.43 मीटर है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखें कालीबंगा से और क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के बारे में भी मिलता है और नक्काशीदार ईंटों के बारे में जानकारी मिलती है, और लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंडों के बारे में भी जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सील यानी मोहर पर 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है
जिस पर 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों तरफ 4 पशु हैं जिनके नाम हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन कौन से पशु हैं? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है, नर्तक अवस्था में मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा की मोहरों पर 1 सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। देखिए, मोहनजोदड़ो की जो मोहर थी उस पर तो 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, भैंसा, चीता है, जबकि हड़प्पा की जो मोहरें हैं, सील हैं, उन पर 1 सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो से मिले हैं। लोथल कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, और चन्हुदड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, यानी उसके चित्रों से पता चलता है। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ऐसे इधर से इधर, दाईं से बाईं ओर। लेकिन जब ज़्यादा पंक्तियाँ होती थी तो कैसे लिखा जाता था? यूँ चलते, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, इस तरीके से लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता में जो सड़कें थी वो ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति का मतलब समकोण पर काटती हुई थी, ये आपको ध्यान दें। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, पिछवाड़े की ओर खुलते थे, ये आपको ध्यान रखना। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ध्यान रखना है दोस्तों आपको, जो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पीछे गली में खुलते थे। लेकिन लोथल नगर के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये इसका अपवाद है तो आपसे पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सैंधव सभ्यता वासी हैं जो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, अन्न के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अन्न शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है महरगढ़, बलूचिस्तान। लेकिन चावल के सबसे पहले साक्ष्य की बात करते हैं आपसे तो आपको लोथल, गुजरात आंसर करके आना है। सुरकोटड़ा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। दोस्तों, सैंधववासी घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन उस समय वो ये नहीं जानते थे कि ये घोड़ा है, लेकिन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सुरकोटड़ा, कालीबंगा और लोथल से। तोल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, 16, 32, 64, इस तरीके से। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी एवं भैंसे गाड़ी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं तो देखिए, सिंधु सभ्यता को मैलुहा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के लिए मैलुहा शब्द का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मैलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख थे उनमें सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द लिखा हुआ है? मैलुहा। तो सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, मैलुहा पूछा जाता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। ध्यान रखना है, वणिक वर्ग के हाथों में क्या था? हड़प्पा संस्कृति का शासन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। यह आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो शहर थे उनको सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा है, और तीसरी राजधानी कालीबंगा को भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। यानी सैंधववासी हैं जो धरती को उर्वरा देवी मानकर पूजा करते थे, क्योंकि इसी से उनका भरण पोषण होता था। भाई फसल होती थी, फसल से अन्न उत्पादित होता था,
और उससे भोजन प्राप्ति होती थी, इसलिए उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वो कौन सी सभ्यता की देन है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधुवासी मातृ देवी की उपासना करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। पशुओं में कौन सा? कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए अत्यधिक पूजनीय था। स्त्री मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी माटी की स्त्री की मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधववासी क्या थे? मात्र सत्तात्मक थे। सैंधववासी सूती एवं ऊनी के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये पॉइंट तो आपको नॉर्मली याद रखने हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। एक तो आपको घोड़े के अस्थि पंजर तो लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा से मिले हैं घोड़े के अस्थि पंजर, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। एक तलवार से परिचित नहीं थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर, जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, वो भी किले से घिरा हुआ है। अन्यथा जहाँ पर राजा महाराजा रहते हैं वो क्षेत्र किले से घिरा हुआ होता है, लेकिन कालीबंगा में निचला शहर जहाँ पर सामान्य जन के लोग रहते थे वो भी किससे? किले की प्राचीर से घिरा हुआ है। पर्दा प्रथाएं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने की दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ध्यान रखें, सिंधुवासी हैं जो शवों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। दफनाने की प्रक्रिया तो हड़प्पा में प्रचलित थी और जलाने की मोहनजोदड़ो में। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि सती प्रथा उस समय प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे जो प्रबल कारण है वो बाढ़ माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टियों को टेराकोटा कहा जाता है। अब हम कुछ स्थलों के बारे में आपको बताते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 में। और ये अब फिलहाल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 ईस्वी में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। हड़प्पा तो कहाँ पर है दोस्तों? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान। चन्नोदड़ो की खोज 1931 में जी मजूमदार ने की थी और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के में। घग्गर नदी के किनारे है और बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खोज 1953 में की थी। ध्यान रखें, बीबी लाल और बी के थापर ने। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी 1953 में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में ये स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं, रंगपुर गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल भोगो नदी के किनारे गुजरात में है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ यूपी में है, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में है, बनमाली हरियाणा में है और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों आज हमने सिंधु सभ्यता कंप्लीट करी
और भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ा है। कल हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। 15 दिन में आपको कंप्लीट भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, जिससे हमारे 2 मंथ के चैलेंज में अधिक से अधिक स्टूडेंट लाभान्वित हो सकें। 2 महीने में कंप्लीट लूसेंट जीके पढ़ाई जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करवाए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।